एक फौजी रात के समय छुट्टी आता है और छुट्टी आने के बाद वह चुपके से अपने घर का दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि गांव में रहा करता था और वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो छुट्टी आ चुका है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है चुपके से, तो उसकी पत्नी आकर दरवाज़ा खोलती है और जैसे पत्नी दरवाज़ा खोलती है तो पति पूछता है कि बाबूजी सो गए। तो वो कहती है कि हाँ सो गए, आप आ जाइए। इसके बाद चुपके से वो अपने पति को घर के अंदर घुसाती है और यहाँ पर ये दोनों रात के समय तो ऐसे सो जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन की सुबह उठकर जो फौजी होता है वो एक जगह छुप कर बैठ जाता है और उसके बाद उसकी पत्नी घर में काम करने लगती है। फौजी का जो पिता था वो बैठा बैठा उसकी पत्नी की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके देखने के तरीके को देखकर जो फौजी बेटा था वो बहुत कुछ समझ चुका था। एकदम से वहाँ से बाहर निकलता है और जैसे ही कहता है कि बाबूजी आप ये क्या कर रहे हो। इस बात को सुनकर जो उसका पिता होता है वो कहता है अरे बेटा पवन तू आ गया। तो वो कहता है कि हाँ मैं तो आ गया। तो उसके बाद जो पिता होता है वो उसके गले लगता है, लेकिन जो बेटा है वो कहता है कि मैं तो आ गया, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो, क्या आपको ये सब कुछ शोभा देता है। इस बात को सुनते ही जो पिता होता है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और अपने बेटे के सामने ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। कौन था वह पिता और क्या कारण था जिस वजह से वो अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के अंदर एक परिवार होता है, जिस परिवार के अंदर एक पवन नाम का लड़का होता है जो कि आर्मी की तैयारी कर रहा है। पवन आर्मी की तैयारी करता है और 17 साल की उम्र से वो तैयारी करता है, तो 18 साल की उम्र में जैसे होता है तो वह फौज में लग जाता है। जब वह फौज में लग गया था तो यहाँ पर उसके घर में उसके माता पिता थे और एक छोटा भाई था। छोटा भाई जो पवन था उससे लगभग 10 साल छोटा था और यहाँ पर जो छोटा भाई होता है वह अभी बच्चा ही था। लेकिन उस समय अचानक से उसकी माँ की तबीयत खराब रहने लगती है और जब माँ की तबीयत खराब रहने लगती है तो यहाँ पर उसका जो पिता होता है पवन का, वो सोचने लगता है कि क्यों ना अपने बेटे की शादी करा लेता हूँ। भाई फौज में भी लग गया है, जवान भी हो गया है, तो अब इसकी शादी करा देता हूँ। ऐसा सोचकर वो उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढता है और फौजी आदमी के लिए तो रिश्ता आराम से मिल जाता है, क्योंकि ज़िंदगी भर की रोटी रहती है, पेंशन वगैरह सब कुछ होता है। तो इसीलिए जो पवन होता है उसके लिए रिश्ता आता है एक आरती नाम की लड़की का और पवन आरती को पसंद कर लेता है। और यहाँ पर शादी से पहले थोड़ी बहुत, यानी जब देखने के लिए जाता है तो 2-4 बातें उनकी हो जाती हैं और वो बातें कुछ ऐसी होती हैं कि दोनों एक दूसरे से गहरा वाला प्यार करने लगते हैं। उसके बाद जो पवन होता है उसकी आरती से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो आरती होती है वो दुल्हन बनकर पवन के घर में आ जाती है। यहाँ पर पवन का पिता, पवन की माँ और उसका छोटा भाई। अब छोटा भाई तो इतना छोटा था पवन की जो पत्नी होती है उससे कि मानो उसकी माँ के बराबर हो, और इसीलिए जो पवन की पत्नी आरती होती है वो उसके साथ बच्चों जैसा ही व्यवहार किया करती थी, यानी जैसे वो कहा करता वैसे वो सामान खाने के लिए बना दिया करती और वो भी बड़ा ही खुश रहता अपनी भाभी से। यहाँ पर अपनी सास की देखरेख भी वो करती है। इधर जो पिता है वह खेतों पर जाया करता है और इधर उधर अपने काम को किया करता है, यानी कि कोई बाजार से दवाई लानी है या कभी डॉक्टर को बुला कर लाना उसकी पत्नी के लिए, क्योंकि पत्नी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। धीरे धीरे इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से क्या होता है, जो पत्नी होती है वो जाके जो पवन की जो माँ थी यानी कि सास जो थी वह काफ़ी ज़्यादा बीमार होती है और बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब जैसे ही माँ इस दुनिया को छोड़कर जाती है तो घर के अंदर ससुर रह गया था, उसका छोटा देवर रह गया था। अंतिम संस्कार माँ का कर दिया जाता है, सास का, और उसके बाद घर के अंदर वो लोग अपने जीवन को जीने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीता और समय के साथ साथ यहाँ पर जो उसका ससुर होता है उसे अपनी पत्नी की बहुत बुरी तरह से याद आने लगती है और इसी याद को भुलाने के लिए वह जब इधर उधर ऐसे चुपचाप सा घूमता रहा करता है तो गांव के ही 3-4 लोग ऐसे होते हैं जो कि उससे कहते कि अरे यार तू क्यों चिंता कर रहा है, अगर तुझे गम है अपनी पत्नी के जाने का तो शराब पी, शराब सब कुछ मिटा दिया करती है। तो उसके बाद उस फौजी के पिता को वो शराबी बना देते हैं। अब ये बात पवन को भी पता चलती है, लेकिन वो भी ज़्यादा इस बात पर फोर्स नहीं करता और खुद जब कैंटीन से आया करता है तो अपने पिता के लिए खुद से शराब ले आया करता है, क्योंकि कार्ड पर मिला करती है, और उसे दे दिया करता है कि पिताजी आप पी लो इनको, मैं तो पीता नहीं हूँ। तो यहाँ पर पिता भी उन शराब को ले लेता है और पीता रहता है। लेकिन जो बेटा होता है वह अपने पिता के लिए किसी भी चीज़ की कसर नहीं छोड़ता है और अपने छोटे भाई की देखरेख में अपनी पत्नी से कह देता है कि देख अब माँ नहीं है
और तू ही इसकी माँ है। यहाँ पर जो पत्नी होती है आरती, वो भी कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हो, अब इसकी माँ के समान मैं ही हूँ और मैं इनकी देखरेख करूँगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपने छोटे देवर की हर छोटी मोटी जो गुजारिश हुआ करती है उसे पूरा किया करती है और उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट से लेकर सारा कुछ वो उसका किया करती है। कपड़ों को धोना हो या फिर खाना बनाना हो या फिर कहीं से कोई झगड़ा करके आ गया तो उसकी हिमायत में जाना हो, ऐसा वो किया करती है और उसके लिए छोटे बेटे के लिए वो भाभी नंबर 1 थी एक तरह से। इधर यहाँ पर जो उसका ससुर होता है वह भी अब चुपचाप घर के अंदर रहने लगता, गुमसुम सा रहा करता है। तो यहाँ पर एक बार जब बेटा आता है पवन, तो वो कहता है कि आरती पिताजी का ख्याल रखा करो, वो ऐसे गुमसुम से रहा करते हैं। अब आरती तो उस समय चुपचाप ऐसे काम करते हुए घूम रही थी, लेकिन ये बात सुनकर जो उसका पिता होता है वो मन ही मन कुछ गलत बातें सोच जाता है और उसके बाद जब बेटा यहाँ से चला जाता है तो उसके बाद जो पिता होता है अब वह अपनी बहू की तरफ अलग निगाहों से देखने लगता है और पहले तो वो देखता ही है, धीरे धीरे देखते देखते उसे 1.5 साल हो जाते हैं और ये बात जो आरती होती है उसे भी महसूस हो जाती है। लेकिन आरती इन बातों को देखकर कुछ भी नहीं करती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाया करती है। यानी कि उसे भी महसूस होता है कि पिताजी गलत निगाहों से उसे देख रहे हैं, वो जबकि वो उनके बेटे की समान है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते हैं। सोचते हैं कि यार ठीक नहीं है, पिताजी हैं, शायद हो सकता है वैसे ही देखते रहा करते हो, ऐसी कोई इंटेंशन ही ना हो और मैं किसी से कह दूँ तो खामखाई बात उलट पुलट हो जाए, उनकी इज्जत पर दाग लग जाए और ये क्या सोचेंगे फिर मेरे बारे में। ऐसा सोचकर वो चुप रह जाती है और जब भी कभी उसका जो ससुर है वो उसकी तरफ देखा करता है वैसी निगाहों से, तो वो अपना सर नीचे की तरफ कर लिया करती है और इधर उधर घूम जाया करती है। ऐसे करते करते जब 1.5 साल हो जाते हैं तो 1.5 साल बाद एक दिन अचानक से जो ससुर होता है वह रात के समय कुछ ज़्यादा शराब पीकर आता है और शराब पीकर आने के बाद वह अपनी बहू का, जो कि बेटी समान है, उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है तो यहाँ पर जो आरती होती है वो एकदम से हाथ झटक कर अपना छुड़ा देती है और कहती है कि पिताजी ये क्या कर रहे हो, आप मेरे बाप समान हो और आपने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे, क्यों मेरा हाथ पकड़ा आपने। इस बात को सुनकर जो ससुर होता है वो कहता है कि अरे तेरा पति तो फौज में रहा करता है, तेरी भी तो कुछ ज़रूरतें होंगी। लेकिन इस बात को सुनकर जो बहू होती है वह थू थू करने लगती है, कहती है कि थू है तुम पर, तुम बाप कहलाने के लायक भी नहीं हो, लेकिन फिर भी हो तो बाप ही, कहोगे तो कहे तो जाओगे बाप ही, चाहे कैसे भी हो। आज के बाद अगर ये चीज़ करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारे बेटे से ये बात कह दूंगी और फिर देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर वह उसे धमका कर चली जाती है, लेकिन जो ससुर होता है उस पर इस बात का ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता है। इसके बाद भी वह लगातार ऐसे ही देखने लगता है। जब वह ऐसे देखता है तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है वह अपने एक जो पड़ोस की बहन होती है, उसकी ननद, यानी कि जो उसका ससुर था उसके छोटे भाई की बेटी थी, जो कि बड़े बेटे के बराबर की थी और उसकी शादी हो चुकी थी और अक्सर उनके यहाँ पर बहन का जो जितने भी काम थे उनको निभाने के लिए वही आया करती थी, शादी में भी वैसे भी। तो वह उससे बात करती है और कहती है कि दीदी एक काम है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो कहती है बताओ क्या बताना भाभी, मैं कुछ भी बुरा नहीं मानूंगी। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि दरअसल बात ऐसी है, आपके जो चाचा जी हैं ना, वो ताऊ जी, सॉरी, जो आपके ताऊ जी हैं वो ऐसे ऐसे मेरे साथ हाथ पकड़ते हैं, ऐसे गलत निगाहों से देख रहे हैं, आप समझाओ ना उनको, ये ठीक नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो बेटी होती है वो तो इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि ये बातें अगर उसके ससुराल में पता चली तो भी उसके परिवार की बदनामी है और अगर गांव में पता चली तो भी परिवार की बदनामी है। वो कहने लगती है कि भाभी आप पागल तो नहीं हो गई, कहाँ बुजुर्ग आदमी के ऊपर कैसा इल्जाम लगा रही हो, शर्म आनी चाहिए आपको, आखिर आपके पति के वो पिता हैं। इस बात को सुनकर वह भी चुपचाप रह जाती है और मन ही मन सोचती है कि भाई ये भी इसकी हिमायत ले रही है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इसके बाद भी वो ये सोचती है कि रहने देती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ। और धीरे धीरे इन बातों को जब कुछ दिन और बीत जाते हैं तो कुछ दिन बाद अचानक से फिर से एक दिन ऐसा ही होता है कि वो शराब पीकर आता है और शराब पीकर उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगता है रात के समय में। अब जैसे वो रात के समय दरवाज़ा खटखटाता है तो यहाँ पर बहू कह देती है कि बिल्कुल भी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी और आप चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी के अभी आपके बेटे को फ़ोन कर रही हूँ। इस बात को सुनकर वह फिलहाल तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था और इसीलिए यहाँ पर जो बहू होती है वो अपने पति के पास, जो कि फौज में रहा करता है पवन, उसके पास फ़ोन कर देती है आरती। और जैसे उसके पास फ़ोन करती है तो यहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि अब बहुत हो गया, अब मैं सहन नहीं कर सकती। पति पूछता कि अरे क्या हुआ, किस बात से परेशान हो। तो जो पत्नी होती है वो एक एक करके सारी बातें बताती है कि तुम्हारे पिता न जाने उन्हें क्या हो गया है, वो तो ऐसे घूरा करते हैं,
हैं और गलत निगाहों से मुझे देखा करते हैं और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी एक बार तो, और अब आज तो रात को हद ही कर दी, मेरे कमरे का दरवाज़ा बार बार पीट रहे थे। मैं देखो ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम्हारी बनकर रहूँगी। इस बात को सुनकर जो पति है वो कहने लगता है कि ऐसी क्या बात हो गई। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, और अगर आप इस बात का कोई निवारण करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते तो मैं फ़िलहाल अपने मायके जा रही हूँ। मायके जाने की वो जिद लगाकर ही फ़ोन करती है अपने पति के पास और मायके जाने के लिए कहने लगती है। अब जो पति होता है वो कहता है कि नहीं, मायके नहीं जाना है तुम्हें, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ। वो कहता है कि कहती है कि क्या देखोगे आप, आपके सामने थोड़ी ना ऐसा करेंगे। तो वो कहता है कि उस बात की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, अब जब मैं आऊँगा तो मेरे बारे में तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है और चुपचाप मैं अपनी आंखों से देखूंगा। वो कहती है कि ठीक है, अपनी आंखों से देख लेना। अब जो पवन होता है वह रात के अंधेरे में अपने गाँव पहुँचता है छुट्टी लेकर, और छुट्टी लेकर जब अपने गाँव पहुँचता है तो अपनी पत्नी को चुपके से फ़ोन करके दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, और दरवाजे पर खड़ा होकर जब पत्नी दरवाज़ा खोलती है तो पूछता है कि बाबूजी सो गए। तो वो कहती है कि हाँ सो गए हैं। उसके बाद चुपके से अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और वहाँ पर जाकर सो जाता है। सोने के बाद दूसरे दिन की सुबह जैसी होती है तो सुबह सुबह जल्दी उठकर जो लड़का होता है पवन, वह एक ऐसी जगह पर छुप जाता है जहाँ से वह आंगन का नज़ारा देख सके, अपनी पत्नी को देख सके और अपने पिता को भी देख सके। तो सुबह सुबह तो जो पिता होता वो खेती बाड़ी के लिए चला गया था, लेकिन उसके बाद जब वो लौट कर आता है, खाने का समय हो गया था, तो बेटा छुपा हुआ था और जैसे ही उसके आने का पता चलता, दस्तक होती दरवाजे पर, तो यहाँ पर जो बेटा है वो छुप जाता है और उसके बाद देखने लगता है। बहू दरवाज़ा खोलती है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही जो ससुर होता है उसकी आंखें सीधा बहू की आंखों की तरफ थी, लेकिन बहू अपना सर नीचे करके अपने काम धंधे में लग जाती है और घर में झाड़ू देने लगती है। इधर जो ससुर होता है वह पीछे चारपाई बिछाकर बैठ जाता है और पीछे से अपनी बहू को देखता रहता है। जब वो ऐसे देखता है तो एकदम से बेटे को बहुत बुरा लगता है और वो बाहर निकलता है, कहता है कि पिताजी आप ऐसे कैसे देख रहे हो। अब इस बात को देखते जो ससुर होता है वो एकदम से घबरा तो जाता है, लेकिन बात को बदलते हुए कहने लगता है, अरे मेरे बेटे कब आया तू छुट्टी लेकर, आ जा और मेरे गले लग जा। ऐसा कहकर उसके पास जाने लगता है और वह भी उसके पास आता है और उसके गले लगने लगता है। लेकिन वो कहता है गले वले लगना बाद में, लेकिन आप ये बताओ कि आप ये कर क्या रहे थे। इस तरह से देखना आपको शोभा देता है। ये आपके बेटे की बहू है, बेटी के समान है, पुत्र वधू को बेटी के समान ही माना जाता है, और आप ऐसा कैसे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता होता है वह एकदम से अब सोच जाता है कि भाई ये तो सारी बातें अब बहू ने शायद बेटे को बता दी हैं और ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, घोर अपराध मेरे से हो गया है। और इसीलिए वो एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि बेटा माफ़ कर दे। हाथ जोड़ लेता है और उसके पैर पकड़ लेता है, कहता है कि बेटा माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई है और ज़िंदगी में आगे से ऐसी कोई गलती मेरे से नहीं होगी। इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वो कहने लगता है कि क्यों ये गलती करने की ज़रूरत क्या पड़ी, आप तो ऐसे नहीं थे, बचपन से आपको देखा है और आपका ये अंश हमारे अंदर है, आप ऐसे नहीं थे, लेकिन ऐसा हुआ कैसे। तो यहाँ पर जो पिता है वो कहता है कि मेरे अंदर ही कोई ना कोई पाप पनप गया था, इस वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन बेटा इस बात पर विश्वास नहीं करता है और कहता है कि नहीं पिताजी, आपको मैंने बचपन से देखा है, आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है और आपकी जितनी भी शिक्षा वो इस तरह की नहीं है, लेकिन आज ये कैसे हो गया, मुझे इस बारे में पूरा कुछ जानना है। तो यहाँ पर जो पिता होता है वो कहता है कि अगर जानना है तो मैं तुझे बता तो देता हूँ। दरअसल हुआ क्या था, जब तेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो उसके बाद मैं तन्हा और अकेलेपन में डूब जाता हूँ। और इस अकेलेपन में जब मैं इधर उधर घूम रहा था तो उसी समय गांव के वो लोग हैं ना, एक का नाम अमर सिंह है और एक का नाम ब्रजेश है। ब्रजेश और अमर सिंह दोनों गांव के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि शराब पिया करते हैं और उन्हें ना तो इज्जत बेइज्जती का कोई फर्क रहता है और जहां मन किया वहां पर जाकर कुछ भी गलत सलत कर दिया, कोई फर्क नहीं होता है। अब जब वह इसके पिता को देखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे उदास बैठा रहा करता है तो वह क्या करते हैं कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति देखा करता है जिसके पास पैसों का सिस्टम होता है, उसको अपने साथ मिलाते हैं और फिर उसके पैसों से शराब पिया करते हैं। तो जब वो देखते हैं कि भाई इसका बेटा फौजी है, जिम्मेदारी भी अच्छी खासी है, तो उसके बाद उसके पास आते हैं और उसको बतियाने लगते हैं, कहते हैं कि भाई उदास क्यों बैठा है। तो वो कहता है कि यार कुछ नहीं, बस थोड़ा मन सा नहीं लग रहा है। लेकिन अक्सर जो बातें हम लोग अपने बच्चों से नहीं कर पाते, अपने माता पिता से नहीं कर पाते, वो साथ के लोगों से ज़रूर कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो लोग उसके साथ के थे तो वह बार बार जब पूछते तो वह बता देता है कि यार ऐसे ऐसे पत्नी की याद आ रही है और बहुत बुरा लग रहा है मुझे लग रहा है कि इस दुनिया में रहने का तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, तुम इस दुनिया में रहो ही ना। इस बात को सुनकर वो कहते कि अरे यार, याद को भुलाने का तो
कि हमारे पास बहुत तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, और तुम्हें याद आ जाए तो कह देना। उसके बाद वो कहता है कि क्या? तो वो कहता है अरे चलो शराब पीते हैं। शराब देखना एक बार अंदर जाएगी तो सारी यादें बाहर हो जाएंगी और फिर तुम्हें दुनिया रंगीन लगने लगेगी। ऐसा कहकर वह दोनों उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगते, लेकिन वो मना करता है, कहता है कि नहीं भाई, ये गलत चीज़ है और मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन तभी वो लोग कहते अरे यार एक बार पीकर तो देख, कुछ भी नहीं होता। अब एक बार का जब वो उससे बोलते तो उसके बाद वह भी तैयार हो जाता है और यहाँ से उनके साथ चला जाता है। वो कहते कि देख कीरा ठेका और ले आ यहाँ से। वो कहता कि कौन सी लानी है? तो उसके बाद वो कहते कि फलाने ब्रांड की ले आ, और उस ब्रांड की इंग्लिश बोतल को वो उसे मंगा लेते हैं। उसके बाद तीनों एक साथ बैठते हैं जंगलों में, खेतों में, और बैठने के बाद उसे पहले एक पैक दिया जाता है और उस पैक को पीने के बाद वो कहता कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कड़वी है। इसके बाद वो कहते कि अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे जाएगी, सुरूर बनने लगेगा और फिर देखना तो क्या होता है। तो उसके बाद वह भी पैक पर पैक मारे जाता है और उसके बाद जब उसे पूरा नशा हो जाता है तो यहाँ पर उनके लिए एक ऐसा इंसान तैयार हो गया था जो उनके ऊपर पैसे खर्च करेगा और उसके पैसों को वो शराब पिएंगे। इसके बाद रोज के रोज वो दोनों के दोनों उसे शराब पीने के लिए लाने लगते हैं, और जब वह शराब पीने के लिए उसे ले जाया करते हैं तो वह खुद ही पैसे खर्च किया करता है। और जब बेटे को पता चलता है कि पिताजी शराब पी लिया करते हैं तो उसके बाद जो बेटा होता है वह उसे उल्टा शराब लाकर दे दिया करता था। तो शराब को ले जाकर वो उनको पिलाया करता जब पैसे भी नहीं हुआ करते, और जब वो ख़त्म हो जाया करती तो खुद से अपने पैसों से शराब पिला दिया करता है। अब ये सारी बातें बेटे के सामने तो थी, लेकिन एक और बात होती है, जब वह ज़्यादा शराब पीने लगता है और शराब के नशे में धुत रहने लगता है तो उसके बाद फिर से उसे अपनी पत्नी की याद आने लगती है। और इस बार ये लोग जो दोनों के दोनों होते हैं शराब के नशे में उससे कहने लगते हैं कि अरे तू कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, तेरे घर में तो तेरे बेटा फौजी है और उसकी पत्नी घर पर रहा करती है। अब शराब के नशे में कहते हैं कि इंसान बहुत सी बातों को भूल जाया करता है और इसीलिए शराब को गलत बताया गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि शराब पीने से होता क्या है, शराब तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन शराब पीने के बाद इंसान बहुत सी मर्यादाओं को लांघने में एक पल नहीं गंवाता। आपने देखा होगा कोई लोग पीने के बाद तो बहुत ज़्यादा तांडव कर दिया करते हैं, ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जिन बातों को सुनकर भी ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसा बात कह सकता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। शराब पीने के बाद जब वह ऐसा कहते तो उनकी बात को सुन लेता है और ये बात उसके दिमाग में बैठने लगती है, और धीरे धीरे जब उसका नशा ढीला हुआ करता तो उसे लगा करता कि नहीं यार गलत है, लेकिन धीरे धीरे जब रोज़ के रोज़ वो उससे बात कहते हैं तो ये बात उसके दिमाग में घर कर जाती है और उसे लगने लगता है कि भाई बहू अकेली है, उसे भी अकेलापन काटा करता होगा, तो क्यों ना उसके साथ ही कुछ बात को आगे बढ़ाया जाए। ऐसा सोचकर वो पहले बहू का हाथ पकड़ता है और उसके बाद दोबारा अब तुम्हारे साथ ऐसे देखा करता है और सोचता है कि किसी दिन फिर मौका लगेगा। और कल रात तक तो मैंने ऐसा, परसों रात को तो मैंने ऐसा किया था कि उसको दरवाजे को बुरी तरह से पीटा था और इस बात के लिए उसने मुझे धमकाकर वहाँ से भेज दिया था। बेटा मैं पापी हूँ और मुझे इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है। ऐसा कहकर वह रोने लगता, अपने बेटे से माफ़ी मांगता है और अपनी बहू के पैरों की तरफ बढ़ता है। बहू तो हट कर पीछे कमरे की तरफ चली जाती है, लेकिन जो बेटा होता है वो कहता है कि पिताजी अगर आपसे ये गलती शराब की वजह से हुई है तो इस शराब को छोड़ दीजिए और घर के अंदर पहले से ही पिता बनकर दिखाइए। लेकिन तभी यहाँ पर जो पिता होता है वो कहता है कि बेटा नहीं, अब मैं बहू का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात तुमसे ही कही है, अगर ये किसी और से कह देगी तो लोग भी मेरी तरफ किस निगाहों से देखेंगे। मैं कितना पापी हूँ, मैंने अपनी बहू के ऊपर गलत निगाह रखी और इसीलिए अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। मैं तो तीर्थ यात्रा में साधु संतों की सेवा करूँगा और इसीलिए मैं घर से जा रहा हूँ 4 धाम की यात्रा करने के लिए। ऐसा कहकर वह जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन यहीं पर जो बेटा होता है वो कहता है कि नहीं पिताजी आप नहीं जा सकते, अगर आप जाओगे तो इन सब का क्या होगा, ये लोग अकेले यहाँ पर रह जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसके बाद यहाँ पर जो पिता होता है वो कहता है कि बेटा अगर तू नहीं कर सकता तो ऐसा कर ले, मेरे छोटे बेटे को यहाँ पर छोड़ जा और अपनी पत्नी को अपने साथ फौज में ले जा, क्योंकि मैं उसका सामना नहीं कर सकता। वो मना करता है। पवन कहता है कि बाबूजी जब आप सुधर चुके हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है और आगे से कोई ऐसी बात नहीं होगी, मुझे पक्का विश्वास है जब आप शराब छोड़ दोगे तो, क्योंकि ये गलती आपसे ऐसे हुई है और कोई बात नहीं। तो उसके बाद जो पिता होता है वो कहता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है ना तो मेरा छोटा बेटा अब खाना देने लायक हो गया है और मैं आज से खेतों पर ही रहूँगा, वहीं पर अपना एक छप्पर लगा लेता हूँ और घर के अंदर ही देवर भाभी रहेंगे। जब कभी तू आया करेगा तभी मैं घर पर आया करूँगा, इतना तो तुम्हें मेरा मानना ही होगा। उस दिन से लेकर आज तक जो पवन का पिता है फौजी का, वह खेतों पर ही रहा करता है और खेतों पर ही उसने अपने लिए झोपड़ी बना रखी है और उसके बाद से उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। वो लोग उसके पास आते लेकिन वो उन्हें धमका कर भेज देता है, कहता है कि तुम लोगों की वजह से बहुत बड़े संकट में फंसते फंसते बचा हूँ, मेरा तो मन भी नहीं किया करता इस दुनिया में जीने का, लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगा।
उस झोपड़ी पर रहकर वो ऊपर वाले का नाम लेता है और वहीं पर उसका छोटा बेटा उसके लिए खाना पहुंचा दिया करता है। और इधर जो लड़का होता है वह अपनी पत्नी को अब अच्छी तरह से वहां पर रखा करता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक बाप बेटे की और एक ऐसे परिवार की जिस परिवार के अंदर शराब ने जब एंट्री ली तो उसके बाद परिवार तहस नहस होने को तैयार हो गया था, लेकिन जैसे ही शराब निकली तो फिर से वो परिवार स्वर्ग जैसा बन गया। आप क्या कहना चाहते हो शराब के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो पवन के बारे में, और आप क्या कहना चाहते हो आरती के बारे में? क्योंकि ये कहानी हमें पवन के पिता ने भेजी है और ये नाम और एड्रेस वगैरह जो कुछ भी मैंने आपको बताए हैं ये सब काल्पनिक इसलिए रखे गए हैं ताकि उन लोगों की प्राइवेट लाइफ में कोई भी दिक्कत ना आ सके, क्योंकि ये बात उस परिवार के अंदर है। लेकिन उन्होंने ये बात इसलिए बताई है क्योंकि आजकल शराब का चलन काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है और लोग इसे बड़े शौक से पिया करते हैं। होता है ना, कभी रिश्तेदारी में चले जाते हैं तो शराब के लिए पूछा जाता है और अगर शराब के लिए किसी को नहीं पूछा तो ये कह देते कि क्या खातिरदारी हुई है। अरे ये कोई खातिरदारी थोड़ी ना है। शराब पीने से कौन सी खातिरदारी होती है भाई? हमारे हिसाब से तो खातिरदारी कोई मिठाई खाना होता है या फिर घी बूरा पहले खाया करते थे बड़े बुजुर्ग लोग। लेकिन जो भी है उन्होंने ये भेजी है ताकि आप लोग सीख ले सको, और आपने जो कुछ भी सीख लिया उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना ताकि उन्हें एहसास हो सके कि भाई हाँ, उनकी कहानी का लोगों पर अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है और जो कुछ गलत काम उन्होंने किया था वो उस गलत काम के जो प्रभाव है वो उनके लिए कम हो रहे हैं। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।